नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 14। गाड़ी ने गंगा माटी में कब प्रवेश किया मुझे नहीं मालूम। मुझे तो तब मालूम हुआ जब गाड़ी नए मकान के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। तब सवेरा हो चुका था। एक साथ 4 बैलगाड़ियों के विविध और विचित्र कोलाहल से चारों तरफ भीड़ तो कम नहीं मालूम हुई। रतन की कृपा से पहले ही सुन चुका था कि गांव में मुख्यतः छोटी जात ही बसर करती है। देखा कि नाराजगी में भी उसने बिल्कुल झूठ नहीं कहा था। ऐसे जाड़े पाले में तड़के ही 50-60 नाना उम्र के लड़के लड़कियां नंग धड़ंग और उघड़े बदन शायद हाल ही सोते से उठकर तमाशा देखने के लिए जमा हो गए हों। पीछे से बाप महतरियों का झुंड भी यथा योग्य स्थान से ताक झांक रहा है। मालकिन के दर्शन करने की अति व्यग्रता से कुछ लड़के बाले कुछ आत्म विस्तृत होकर सटते आ रहे थे। देखते ही रतन ने ऐसे विकट रूप से उन्हें धर खदेड़ा कि सामने अगर 2 गाड़ीवान न होते तो वहीं एक खून खराबी हुई धरी थी। रतन को जरा भी लज्जा का अनुभव न हुआ। मेरी तरफ देखकर बोला, दुनिया के छोटे जात सब यहीं आकर मरे हैं। देखा बाबूजी, छोटी जात की हिमाकत, जैसे रथ यात्रा देखने आए हों। हमारे यहाँ के भले आदमी क्या यहाँ आकर रह सकते हैं बाबूजी? अभी सब सामान छू छा कर एकाकार कर देंगे। छू छा का शब्द सबसे पहले पहुंचा राजलक्ष्मी के कानों में। उसका चेहरा अप्रसन्न सा हो गया। साधु जी अपना बॉक्स उतारने में व्यस्त थे। अपना काम खत्म करके वे एक लोटा निकालकर आगे बढ़ाए और पास ही जिस लड़के को पाया उसका हाथ पकड़कर बोले, अरे लड़के, जा तो भैया, यहाँ किसी अच्छा सा तालाब वालाब हो तो लोटा भर पानी ले आओ, चाय बनानी है। यह कहकर उन्होंने लोटा उसके हाथ में थमा दिया। फिर सामने खड़े हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, चौधरी, आसपास किसी के यहाँ गाय हो तो बता देना भैया, छटाक भर दूध मांग लाऊं। गांव की ताजगी खालिस चीज ठहरी, चाय का रंग ऐसा बढ़िया आएगा जीजी। फिर उन्होंने एक बार अपनी जीजी के चेहरे की तरफ देखा, मगर जीजी ने इस उत्साह में जरा भी साथ न दिया। अप्रसन्न मुख से जरा मुस्कुरा कर कहा, रतन, जा तो भैया, लोटा मांझ कर जरा पानी तो ले आ। रतन के मिजाज का संवाद पहले ही दे चुका हूँ। उसके बाद जब उस पर ऐसे जाड़े पाले में न जाने कौन एक अनजान साधु के लिए मालूम नहीं कहाँ के तालाब से पानी भरकर लाने को बोला गया, तब वह अपने आप को रोक न सका। एक ही क्षण में उसका सारा गुस्सा जाकर पड़ा उससे भी जो छोटा था, उस अभागे लड़के पर। वह उसे जोर की धमकी देकर बोला, पाजी बदमाश कहीं का, लोटा क्यों छुआ तुमने? चल हरामजादे, लोटा मांझ कर पानी में डुबो देना। इतना कहकर मानो वह सिर्फ अपनी आंख मुंह की चेष्टा से ही लड़के को गर्दनियां देता हुआ ले गया। उसकी करतूत देखकर साधु हंस पड़े, मैं भी हंस दिया। राजलक्ष्मी ने भी जरा हंसकर कहा, गांव में तुमने तो उथल पुथल ही मचा दी आनंद। साधुओं को शायद रात बीतने के पहले ही चाय चाहिए। साधु ने कहा, गृहस्थों के लिए रात नहीं बीती तो क्या हम लोगों के लिए भी नहीं बीतेगी? खूब, लेकिन दूध की तजवीज़ तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, घर में घुसकर देखा तो जाए, लकड़ी वकड़ी चूल्हा वूल्हा कुछ है या नहीं। ओ चौधरी, चलो ना भैया, किसके यहाँ गाय है, चल के जरा दिखा दो। जी, कल के उस बर्तन में बर्फी वर्फी कुछ बची थी या नहीं, या गाड़ी में अंधेरे में उसे चट कर गया? राजलक्ष्मी को हंसी आ गई। मोहल्ले की जो 2-4 औरतें दूर खड़ी देख रही थीं, उन्होंने मुंह फेर लिया। इतने में गुमाश्ता काशीराम कुशारी महाशय घबराए हुए आ पहुंचे। साथ में उनके 3-4 आदमी थे। किसी के सिर पर भर टोकरी साग सब्जी और तरकारी थी, किसी के हाथ में भर लोटा दूध, किसी के हाथ में दही का बर्तन और किसी के हाथ में बड़ी सी रोहू मछली। राजलक्ष्मी ने उन्हें नमस्कार किया। वे आशीर्वाद के साथ अपने आने में जरा सा देर हो जाने के लिए तरह तरह की कैफियत देने लगे। आदमी तो मुझे अच्छा ही मालूम हुआ। उम्र 50 से ज़्यादा होगी। शरीर कुछ कृश, दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई और रंग साफ। मैंने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने भी प्रति नमस्कार किया। परंतु साधु जी इन सब शिष्टाचारों से पास भी न फटके। उन्होंने तरकारी की टोकरी अपने हाथ से उतरवा कर उसमें से एक एक का विश्लेषण करके विशेष प्रशंसा की। दूध खालिस है, इस विषय में अपना निसंशय मत जाहिर किया और मछली के वजन का अनुमान करके उसके आस्वाद के विषय में उपस्थित सभी लोगों को आशान्वित कर दिया।
साधु महाराज के शुभागमन के विषय में गुमाश्ता साहब को पहले कुछ खबर नहीं मिली थी, इसीलिए उन्हें कुछ कौतूहल सा हुआ। राजलक्ष्मी ने कहा, सन्यासी को देखकर आप डरे नहीं कुशारी महाराज, ये मेरे भाई हैं। फिर जरा हंसकर मृदु कंठ से कहा, और बार बार गेरुआ वसन छुड़वाना मानो मेरा काम ही हो गया है। बात साधु जी के कानों में भी पड़ी। बोले, पर यह काम उतना आसान न होगा जीजी। यूं कहकर मेरी ओर कनखियों से देखकर वे जरा हंसे। मैं भी इसका मतलब समझ गया, और राजलक्ष्मी भी, मगर प्रत्युत्तर में उसने सिर्फ जरा सा मुस्कुराकर कहा, सो देखा जाएगा। मकान के भीतर प्रवेश करके देखा गया कि कुशारी महाराज ने इंतज़ाम कुछ बुरा नहीं किया है। बहुत ही जल्दी की वजह से उन्होंने खुद अन्यत्र जाकर पुराने कचहरी वाले मकान का थोड़ा सा जीर्णोद्धार करके उसे खासा रहने लायक बना दिया है। भीतर रसोई और भंडार घर के सिवा सोने के लिए 2 कमरे भी हैं। कमरे हैं तो मिट्टी के ही और ऊपर हैं, मगर खूब ऊंचे और बड़े। बाहर की बैठक भी बहुत अच्छी है। आंगन लंबा चौड़ा साफ सुथरा और मिट्टी के 4 दीवारी से घिरा हुआ है। एक तरफ छोटा सा कुआं है और उसके पास ही 2-3 तगड़ और शेफाली के पेड़ हैं। दूसरी तरफ बहुत से छोटे बड़े तुलसी के पौधों की पंक्ति है और 4-5 जूही और मल्लिका के झाड़ हैं। कुल मिलाकर जगह बहुत अच्छी है, देखकर मन को तृप्ति हुई। सबसे बढ़कर उत्साह देखा गया सन्यासी महाशय में। जो कुछ उनकी निगाह में पड़ा उसी पर उच्च कंठ से आनंद प्रकट करने लगे, ऐसा जैसे मानो ऐसा कभी उन्होंने देखा ही न हो। मैं शोरगुल न मचाने पर भी मन ही मन बहुत खुश हुआ। राजलक्ष्मी अपने भैया के लिए रसोई में चाय बना रही थी, इसलिए उसके चेहरे का भाव आंखों से तो नहीं दिखाई दिया, परंतु मन का भाव किसी से छिपा न रहा। सिर्फ साथ नहीं दिया तो एक रतन ने, वह मुंह को उसी तरह फुलाए हुए एक खंबे के सहारे चुपचाप बैठा रहा। चाय बनी। साधु जी कल की बची हुई मिठाई के साथ चुपचाप 2 प्याला चाय चढ़ाकर उठ बैठे और मुझसे बोले, चलिए ना, जरा घूम फिर कर गाँव देखावें। बांध भी तो ज़्यादा दूर नहीं, उधर के उधर ही नहा भी आएंगे। जी आइए ना, ज़मींदारी देख कर आए। शरीफ लोग शायद कम ही होंगे, शर्म करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। जायदाद अच्छी है, देख के लोभ होता है। राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, सो तो जानती हूँ, सन्यासियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। हमारे साथ रसोइया ब्राह्मण तथा एक नौकर भी आया था। वे दोनों रसोई की तैयारी कर रहे थे। राजलक्ष्मी ने कहा, महाराज, तुम्हारे हाथों ऐसी ताजी मछली सौंपने का जी नहीं करता। नहा के लौटने पर रसोई में ही चढ़ाऊंगी। यह कहकर वह हमारे साथ चलने की तैयारी करने लगी। अब तक रतन ने किसी बात या काम में साथ नहीं दिया था। हम लोग जाने लगे तो वह अत्यंत धीर गंभीर स्वर में बोला, माँ जी, उस बांध या तालाब में न जाने इस मुए देश के लोग क्या क्या करते होंगे, उसमें आप न नहाइएगा। बड़ी जबरदस्त जोंके हैं उसमें, एक से एक, सुनते हैं हाथ हाथ भर की। दूसरे ही क्षण राजलक्ष्मी का चेहरा मारे डर के फक पड़ गया। कहता क्या है रतन, उसमें क्या जोंके हैं? रतन ने गर्दन हिलाकर कहा, जी हाँ, सुना तो ऐसा ही है। साधु ने डपट कर कहा, जी हाँ, सुन तो आया ही होगा। इस नाई ने सोच सोच कर अच्छी तरकीब निकाली है। रतन के मन का भाव और जाति का परिचय साधु ने पहले से ही प्राप्त कर लिया था। हंस के कहा, जी इसकी बात मत सुनो, चलो चले। जोके है या नहीं इस बात की परीक्षा न हो तो हम ही लोगों से करा लेना। मगर उनकी जीजी एक कदम आगे न बढ़ी। जोक के नाम से एकदम अचल होकर बोली, मैं कहती हूँ आज न हो तो रहने दो। आनंद, नई जगह ठहरी, अच्छी तरह बिना जाने समझे ऐसा दुस्साहस करना ठीक न होगा। रतन, तू जा भैया, यहीं पर 2 कल से पानी कुएं से ले आ। मुझे आदेश मिला, तुम कमज़ोर आदमी हो, सो कहीं किसी अनजान बांध वांध में जाकर नहा वहा मत लेना। घर पर ही 2 लोटा पानी डालकर आज का काम निकाल लेना। साधु जी ने हंसकर कहा, और मैं ही क्या इतना उपेक्षणीय हूँ जीजी, जो मुझे ही सिर्फ अकेले उस जोंक वाले तालाब में पठाई देती हो। बात कोई बड़ी नहीं थी, मगर इतने से ही राजलक्ष्मी की आंखें मानो सहसा डबडबा आईं। उसने क्षण भर नीरव रहकर अपनी स्निग्ध दृष्टि से मानो उन्हें अभिषिक्त करते हुए कहा, तुम तो भैया आदमी के हाथ से बाहर हो।
जिसने माँ बाप का कहना नहीं माना, वह क्या कहीं एक अनजान अपरिचित बहन की बात रखेगा? साधु जी जाने के लिए उन्मत्त होकर सहसा जरा ठहर कर बोले, यह अनजान अपरिचित होने की बात मत करो बहन। आप सब लोगों को पहचानने के लिए ही तो घर छोड़कर निकला हूँ, नहीं तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी, बतलाइए। इतना कहकर वह तेजी से बाहर चले गए और मैं भी धीरे से उनके साथ हो लिया। हम दोनों ने मिलकर खूब घूम फिर कर गाँव देखभाल लिया। गाँव छोटा है और जिन्हें हम छोटी जाति कहते हैं उन्हीं का है। वास्तव में 2 घर तंबोली और 1 घर लुहार के सिवाय गंगा माटी में ऐसा कोई घर नहीं जिसका पानी लिया जा सके। सभी घर डोम और बहुरिया के हैं। बहुरी लोग बेंत का काम करते हैं और मजूरी करते हैं, और डोम लोग टोकरी, सूप, डलिया वगैरह का काम करते हैं और पोटा माटी गांव में बेचकर जीविका चलाते हैं। गांव के उत्तर की तरफ पानी के निकास का जो बड़ा नाला है, उसी के पार पोटा माटी है। सुनने में आया कि वह गांव बड़ा है और उसमें ब्राह्मण, कायस्थ और अन्यान्य जातियों के भी बहुत से घर हैं। अपने कुशारी महाराज का घर भी उसी पोटा माटी में है। मगर दूसरों की बात पीछे कहूँगा। फिलहाल अपने गांव की जो हालत देखी, उससे मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो आई। बेचारों ने अपने अपने घरों को जी जान से छोटा बनाने की कोशिश करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। फिर भी इतने छोटे छोटे घरों के छाने लायक सूखा घास भी इस सोने के देश में उनके भाग्य से नहीं जुटता। बित्ता भर जमीन भी किसी के पास नहीं। सिर्फ डलिया, टोकरी और सूप बनाकर और दूसरे गांव के सदगृहस्थों को पानी के मोल बेचकर किस तरह इन लोगों का गुजर होता है, मैं तो सोच ही नहीं सकता। इसी तरह दिन कट रहे हैं और शायद इसी तरह हमेशा से कटे हैं, परंतु किसी ने भी किसी दिन इनका जरा भी ख्याल तक नहीं किया। सड़क के कुत्ते जैसे पैदा होकर कुछ वर्ष तक जैसे तैसे जिंदा रहकर न जाने कब, कहाँ और किस तरह मर जाते हैं, उनका जैसे कोई हिसाब ही नहीं रखता। इन अभागों का भी वही हाल है। मानो देशवासियों से वे इससे ज़्यादा और कुछ दावा ही नहीं कर सकते। मगर साधु जी इधर जो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, सो मुझे मालूम ही नहीं हुआ। वे सहसा बोल उठे, भाई साहब, यही है देश की सच्ची तस्वीर। लेकिन मन में मलाल लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें इन्हें दिन रात सताया करती हैं, मगर यह बात कतई नहीं है। मैंने क्षुब्ध होकर और अत्यंत विस्मित होकर कहा, यह क्या बात कही साधु जी? साधु जी ने कहा, मेरी तरह अगर आप भी जगह जगह घूमा करते भाई साहब, तो समझ जाते कि मैंने लगभग सच बात ही कही है। असल में दुख कौन भोगता है भैया? मन ही तो है। मगर वह भला क्या हम लोगों ने बाकी छोड़ी है इनमें? बहुत दिनों से लगातार शिकंजे में दबा दबा कर बिल्कुल निचोड़ लिया है बेचारों का मन। इससे ज़्यादा चाहना अब ये खुद ही अनुचित स्पर्धा समझते हैं। वाह रे वाह, अपने बाप दादों ने भी सोच विचार कर कैसी उम्दा मशीन ईजाद की है, क्या कहने। यह कहकर साधु अत्यंत निष्ठुर की भांति हंसने लगा। मगर मैं ना तो उनकी हंसी में ही शरीक हो सका और ना ही उनकी बात का ठीक ठीक अर्थ ही ग्रहण कर सका। इसीलिए मन ही मन लज्जित हो उठा। इस साल फसल कुछ अच्छी नहीं हुई और पानी की कमी से हेमंत ऋतु के धान लगभग आधे सूख जाने से अभी से अभाव की हवा चलने लगी है। साधु जी ने कहा, भाई साहब, चाहे किसी बहाने से ही सही, भगवान ने जब आपको अपनी प्रजा के बीच ढकेल कर भेज ही दिया है, तब अचानक भाग न जाइएगा। कम से कम यह साल तो यहीं बिता कर जाइए। यह तो मैं नहीं सोचता कि आप विशेष कुछ कर सकेंगे, पर आंखों से देखकर प्रजा के दुख को बांटना अच्छा है। इससे जमींदारी करने के पाप का कुछ बोझ हल्का हो जाता है। मैंने मन ही मन गहरी सांस लेकर सोचा, जमींदारी और प्रजा जैसे मेरी ही हो। परंतु जैसे पहले जवाब नहीं दिया, अब की बार भी उसी तरह चुप रह गया। छोटे से गांव की प्रदक्षिणा करता हुआ नहा धोकर जब वापस आया तब 12 बज चुके थे। शाम की तरह आज भी हम दोनों को भोजन परोसकर राजलक्ष्मी एक तरफ बैठ गई। सारी रसोई उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, लिहाजा मछली का मुंडा और दही की मलाई साधु के पत्तल में ही पड़ी। साधु जी बैरागी आदमी ठहरे, किंतु सात्विक और असात्विक, निरामिष और आमिष, किसी भी चीज में उनका रंज मात्र भी विराग देखने में नहीं आया।
बल्कि इस विषय में उन्होंने ऐसे प्रबल अनुराग का परिचय दिया जो घोर संसार में भी दुर्लभ है। साधु जी को कोई जल्दी नहीं। वे बहुत ही धीरे धीरे सुस्त भोजन करने लगे। कौर चबाते हुए बोले, जी, जगह सचमुच ही बड़ी अच्छी है, छोड़कर जाने में ममता होती है। राजलक्ष्मी ने कहा, छोड़कर जाने के लिए तो हम लोग तुमसे आरजू विनती नहीं कर रहे हैं भैया। साधु ने हंसकर कहा, साधु सन्यासी को कभी इतना प्रश्रय नहीं देना चाहिए जीजी, ठगाई जाओगी। खैर कुछ भी हो, गांव अच्छा है। राजलक्ष्मी ने जरा क्षीण हंसी हंसकर मुझसे कहा, सुनते हैं सचमुच ही इस गांव में सिर्फ छोटी जाति बसती है, किसी के हाथ का एक लोटे का पानी का भी आसरा नहीं। देखती हूँ यहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं हो सकेगा। साधु जरा हंसे, परंतु मैं नीरव ही रहा। कारण राजलक्ष्मी जैसी करुणामयी भी किस संस्कार के वश में इतनी बड़ी लज्जा की बात का उच्चारण कर सकी, सो मैं जानता था। साधु की हंसी ने मुझे स्पर्श तो किया, किंतु वह विघ्न न कर सकी। इसी से मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, मगर फिर भी मेरा मन राजलक्ष्मी को ही लक्ष्य करके भीतर ही भीतर कहने लगा, राजलक्ष्मी, मनुष्य का कर्म ही केवल अस्पृश्य और अशुचि होता है, मनुष्य नहीं होता। नहीं तो प्यारी किसी भी तरह आज लक्ष्मी के आसन पर विराज न हो सकती थी, और वह भी सिर्फ इसीलिए संभव हुआ कि मनुष्य की देह को मनुष्य समझने की गलती मैंने कभी नहीं की। इस बात में बचपन से ही मेरी बहुत बार परीक्षा हो चुकी है, लेकिन ये सब बातें मुंह खोलकर किसी से कही नहीं जा सकती और ना ही कहने की प्रवृत्ति होती है। दोनों भोजन समाप्त करके उठे। राजलक्ष्मी हम दोनों को पान देकर शायद खुद भी कुछ खाने चली गई। करीब घंटे भर बाद लौटकर जैसे वह खुद साधु जी को देखकर आसमान से गिरी हुई मालूम हुई, वैसे मैं भी विस्मित हो गया। देखा कि इसी बीच में न जाने कब वे बाहर से एक आदमी लेकर आए और दवाओं का भारी बक्स उसके सिर पर लादकर प्रस्थान के लिए तैयार हो गए हैं। कल यही तो बात हुई थी, मगर आज हम सब उस बात को बिल्कुल भूल गए थे। इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रवास में राजलक्ष्मी के इतने आदर जतन की उपेक्षा करके साधु जी अनिश्चित अन्यत्र के लिए कहीं इतनी जल्दी जाने को तैयार हो जाएंगे। स्नेह की जंजीर इतनी जल्दी टूटने की आशा राजलक्ष्मी को बिल्कुल न थी। वह डर के मारे व्याकुल हो उठी और बोली, तुम क्या कर रहे हो आनंद? साधु ने कहा, जी जाता हूँ, अभी से रवाना न होने से बहुत रात हो जाएगी। वहाँ कहाँ ठहरोगे, कहाँ सोओगे? अपना आदमी तो कोई होगा नहीं वहाँ। पहले पहुँचो तो सही, लौटोगे कब? सो तो अभी नहीं कहा जा सकता जी, काम की भीड़ में अगर आगे न बढ़ गया तो किसी दिन लौट कर भी आ सकता हूँ। राजलक्ष्मी का मुंह पहले तो फक पड़ गया, फिर उसने जोर से अपना सिर झटक कर रूंधे हुए कंठ से कहा, किसी दिन लौट भी सकते हो? नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा सो मैं समझ गया। इसी से साधु ने प्रत्युत्तर में सिर्फ जरा म्लान हंसी हंसकर कहा, जाने का कारण तो आपको बता ही चुका हूँ। बता चुके हो? अच्छा तो जाओ। इतना कहते कहते राजलक्ष्मी प्रायः रो दी और जल्दी से कमरे के भीतर चली गई। क्षण भर के लिए साधु जी स्तब्ध हो गए। उसके बाद मेरी तरफ देखकर लज्जित मुख से बोले, मेरा जाना जरूरी है। मैंने गर्दन हिलाकर सिर्फ इतना ही कहा कि मालूम है। इससे ज़्यादा और कुछ कहने को था भी नहीं। कारण मैंने बहुत कुछ देखकर जान लिया कि स्नेह की गहराई समय की स्वल्पता से हरगिज नहीं नापी जा सकती, और इस चीज़ की कवियों ने सिर्फ काव्यों के लिए ही शून्य कल्पना नहीं की। संसार में वास्तव में ऐसा हुआ करता है। इसलिए एक के जाने की आवश्यकता जितनी सत्य है, दूसरे का व्याकुल कंठ से मना करना भी उतना ही सत्य है या नहीं, इस विषय में मेरे मन में रंच मात्र का भी संशय उदय न हुआ। मैं अत्यंत सरलता से समझ गया कि इस बात को लेकर राजलक्ष्मी को शायद बहुत वेदना सहनी पड़ेगी। साधु जी ने कहा, मैं चलता हूँ, उधर का काम अगर निपट गया तो शायद फिर आऊँगा, मगर अभी यह बात जताने की ज़रूरत नहीं। मैंने स्वीकार करते हुए कहा, सो सही है। साधु जी कुछ कहना ही चाहते थे कि घर की ओर देखकर सहसा एक गहरी उसास भरकर जरा मुस्कुराए। उसके बाद धीरे से बोले, अजीब देश है यह बंगाल।
इसमें राह चलते माँ बहनें मिल जाती हैं, किसमें सामर्थ्य इनसे बचकर निकल जाए। इतना कहकर साधु जी धीरे धीरे बाहर चले गए। उनकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। मालूम हुआ बात असल में ठीक है। जिसे देश की समस्त माँ बहनों को वेदना से खींचकर घर से बाहर निकालना है, उसे सिर्फ एक ही बहन स्नेह, दही की मलाई और मछली का मुंड देखकर कैसे पकड़े रख सकती है। साधु जी खुशी से चले गए। उनकी विरह व्यथा ने रतन को कैसा सताया यह उससे नहीं पूछा गया। संभवतः वह ऐसी कुछ संघातिक न होगी। और एक व्यक्ति को मैंने रात को रोते रोते कमरे में घुसते देखा। अब तीसरा व्यक्ति रह गया मैं। उस आदमी के साथ पूरे 24 घंटे की भी मेरी घनिष्ठता न थी। फिर भी ऐसा मालूम होने लगा मानो हमारी इस अनारब्ध गृहस्थी में वह एक बड़ा सा छिद्र कर गया है। और जाते वक्त यह भी न बता गया कि आखिर यह अनिष्ट अपने आप ही ठीक हो जाएगा या स्वयं वही फिर एक दिन इसी तरह अकस्मात अपनी दवाओं की भरी पेटी ला दे इसे मरम्मत करने सशरीर आ पहुंचेगा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।